मेरा नाम उन्मेष है। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की शुरुआत एक स्टोरी के साथ करते हैं। अमित और उमेश दोनों शहर के टॉप ट्रेडर्स हैं। एक कंप्यूटर का ट्रेडर है और दूसरा कपड़ों का व्यापारी है। दिवाली के हेक्टिक शेड्यूल के बाद दोनों एक रिलैक्स इवनिंग में एक कैफे शॉप में मिले। दोनों की बातें निकली और बातें आ पहुंची एक्टिव फंड और पैसिव फंड में। अमित जो था वो एक्टिव फंड में मानने वाला बंदा था, लेकिन उमेश को इंडेक्स फंड पसंद थे। दोनों की बहस इस पर छिड़ी कि एक्टिव फंड अच्छे हैं या पैसिव फंड अच्छे हैं। एक्टिव फंड में डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों में फीस के तौर पर पैसा किस में ज्यादा जाता है और दोनों में से परफॉर्मेंस कौन अच्छा देता है। तो ये दोस्तों बहस छिड़ी थी, लेकिन उस बहस का उनको जवाब नहीं मिल पा रहा था कि हमने एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसिव फंड मतलब इंडेक्स फंड की हम बात कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करते हैं। इस वीडियो के शेड्यूल में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव फंड्स क्या होते हैं, पैसिव फंड्स क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से किसका परफॉर्मेंस बेटर होगा, और अंत में मैं आपको बताऊंगा आपके लिए एक्टिव फंड अच्छे हैं या पैसिव फंड आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं इंडेक्स फंड या पैसिव फंड के साथ में। तो इंडेक्स फंड ये होते हैं जो किसी इंडाइसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडाइसेस मतलब जैसा सेंसेक्स या निफ्टी 50 की हम अगर बात करें, तो इंडेक्स फंड जो होते हैं वो जो स्टॉक्स सेंसेक्स के अंदर जिस मात्रा में लिए हुए हैं उतनी ही मात्रा में और वही स्टॉक्स अपने फंड में भी लेते हैं। या फिर निफ्टी 50 को अगर वो रेप्लिकेट करते हैं तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 स्टॉक्स है और वो 50 स्टॉक्स जिन मात्रा में निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर मौजूद है उसी मात्रा में और वही स्टॉक्स एक निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करने वाला फंड या निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाला फंड अपने इंडेक्स फंड में लेगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से निफ्टी का इंडेक्स चलेगा या सेंसेक्स जिस तरह से चलेगा, उतना ही ये इंडेक्स फंड जो निफ्टी के ऊपर बनाया हुआ है या सेंसेक्स के ऊपर बनाया हुआ है उतना ही ऊपर या नीचे जाएगा। दोनों में अंतर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेड है। दोनों एक दूसरे को रेप्लिकेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो हम जिसे आमतौर पर मार्केट कहते हैं, मार्केट जितने ऊपर जाएंगे उतने ही ये इंडेक्स फंड ऊपर जाएंगे और मार्केट जितना नीचे आ सकता है उतने ही ये इंडेक्स फंड्स भी नीचे आ सकते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं होगा। दोस्तों, इंडेक्स फंड के लिए कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में एक्टिव मैनेजमेंट जैसा कुछ होता नहीं है। जो भी सेंसेक्स या जो भी निफ्टी 50 या बाकी इंडाइसेस में, जैसे मिड कैप इंडेक्स हो सकते हैं या स्मॉल कैप इंडेक्स हो सकते हैं, इन इंडाइसेस में जो भी स्टॉक्स लिए हुए जिन मात्रा में लिए हुए वही इंडेक्स फंड में भी लेते हैं। तो इसमें कोई अलग करने की बात होती नहीं है। इस वजह से यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। चूंकि यहाँ पर कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर के खर्चे भी नहीं होते हैं। इसकी वजह से इंडेक्स फंड के खर्चे भी काफी कम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडेक्स फंड का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इंडेक्स फंड में कोई एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगी। जिस तरह से मार्केट चलेगा उसी तरह से इंडेक्स फंड चलते रहेंगे। अभी बात करते हैं एक्टिव फंड्स की। एक्टिव फंड्स में एक्टिव मैनेजमेंट होती है। इसका मतलब यह है कि एक्टिव फंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है या जो टारगेट होता है वो इंडेक्स के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न्स बना के देना। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो एक्टिव फंड का टारगेट हो सकता है, निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले एक्टिव फंड का टारगेट हो सकता है कि निफ्टी 50 के ऊपर 2 या 3% रिटर्न्स आपको बना के दे। ये टारगेट या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। चूंकि यहां पर हमें इंडेक्स के ऊपर रिटर्न बनाने हैं तो इसे एक्टिव मैनेजमेंट लगने वाली है। और अगर एक्टिव मैनेजमेंट करनी है तो एक्टिव मैनेजमेंट के लिए आपको फंड मैनेजर लगेगा। यहां पर फंड मैनेजर का काम होता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स के बाहर से भी कुछ स्टॉक्स ये अपने फंड में ले सकते हैं, या फिर निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स की जो मात्रा ली हुई है, जो परसेंटेज में स्टॉक्स लिए हुए, वो जो परसेंटेजेस है वो परसेंटेज फंड मैनेजर अपने हिसाब से बदल सकता है। जहां पर उनको लगता है ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे वहां पर वो ज्यादा परसेंटेज अलोकेशन दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि सेक्टरल डिफरेंसेस इंडाइसेस के कंपैरिजन में फंड मैनेजर हमेशा कर सकता है। उन्हें जो फेवरेबल सेक्टर्स लगते हैं वहां पर वो
ज्यादा अलोकेशन दे सकते हैं। तो आपने ये जाना होगा कि यहाँ पर काफी एक्टिव मैनेजमेंट फंड मैनेजर करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर फंड मैनेजर की सैलरी या उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो खर्चे ज्यादा है। इसकी वजह से एक्टिव फंड में थोड़ा खर्चा भी ज्यादा होता है। और दूसरी एक चीज मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपको 2% 3% ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं इंडेक्स के ऊपर, तो शायद आपको थोड़ी रिस्क भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब फंड मैनेजर एक्टिव फंड मैनेजमेंट करता है तो जब एक्टिव फंड मैनेजमेंट वो करेगा उसके साथ एक रिस्क भी आ सकती है, वो रिस्क हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने देखा इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड में मोटा मोटी डिफरेंस ये है कि इंडेक्स फंड कोई मैनेज नहीं करता है, ये इंडाइसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं और जितना मार्केट रिटर्न्स देगा उतना ही रिटर्न्स देना एक्सपेक्टेड है। लेकिन एक्टिव फंड का ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट के ऊपर रिटर्न बना के दे। इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता है, लेकिन एक्टिव फंड में फंड मैनेजर होता है। हो सकता है इंडेक्स फंड में खर्चे कम हो, एक्टिव फंड में आपके लिए खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। इंडेक्स फंड में रिटर्न्स कम मिल सकते हैं, एक्टिव फंड में रिटर्न्स ज्यादा मिलने की संभावनाएं हैं। इंडेक्स फंड में रिस्क कम होगी, एक्टिव फंड में रिस्क थोड़ी ज्यादा हो सकती है। थोड़ी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं। अगर मैं पिछले 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल की बात करूं तो हमने ये देखना बहुत जरूरी है कि इंडेक्स फंड्स के कंपैरिजन में एक्टिव फंड्स ने सही में ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं या उतने ज्यादा रिटर्न्स एक्टिव फंड्स ने नहीं दिए हैं। ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपने इंडेक्स फंड में जाना चाहिए या एक्टिव फंड्स में जाना चाहिए। दोस्तों मेरे पास 3 टेबल्स हैं। 3 टेबल्स में हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानने की कोशिश की है। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड के परफॉर्मेंस के बारे में और उसका कंपैरिजन हम करेंगे उसके इंडेक्स के साथ। लार्ज कैप फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, जहां पर मैं ये कंपेयर करने की कोशिश करूंगा कि एक्टिव लार्ज कैप फंड ने इंडाइसेस के कंपैरिजन में क्या रिटर्न्स दिए हैं। जो टेबल मेरे सामने रखा हुआ है उस टेबल में निफ्टी 50 इंडेक्स के जो 1 साल और 2 साल के रिटर्न्स है, उस रिटर्न्स को करीब करीब 15 लार्ज कैप फंड ने बीट किया है। लेकिन अगर मैं 5 साल या 10 साल की बात करूं तो ऐसे काफी कम लार्ज कैप फंड्स है जिन्होंने इंडाइसेस को मतलब निफ्टी 50 को बीट किया है। मैं आपको मिड कैप फंड्स के बारे में भी बताऊंगा। अगर मैं मिड कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स के साथ कंपेयर करता हूं तो क्या पिक्चर मिलता है। यहां पर करीब करीब 18 मिड कैप फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 और 2 साल में अपना जो इंडेक्स है मिड कैप का इंडेक्स, जिसे हम निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स भी कहते हैं, उसे बीट किया हुआ है। और अगर मैं 5 और 7 साल की बात करूं तो भी यही नंबर्स आता है कि यहां पर मैक्सिमम मिड कैप फंड्स ने अपने इंडेक्स को बीट किया है। सिमिलर एवरेज अगर मैं स्मॉल कैप के फंड के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो सिमिलर कंक्लूजन हमें मिलता है कि काफी सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड्स है, एक्टिव फंड की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इंडेक्स को बीट किया है। अगर मैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो ऐसे करीब करीब 19 स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने अपने इंडेक्स को बीट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर्स। और अगर मैं 5 और 7 साल की बात करूं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में तो एक्टिव फंड्स ऐसे करीब करीब 18 से 19 है जिन्होंने अपने इंडेक्स को बीट किया है। अगर इस परफॉर्मेंस का हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कम से कम लार्ज कैप फंड ने अपने इंडेक्स को बीट किया है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स ने ज्यादा से ज्यादा अपने इंडाइसेस को बीट किया है। तो एक्टिव मैनेजमेंट अगर किसी को करनी है तो इसका फायदा हमें मिड और स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा दिखाई दे रहा है लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में। तो यहां पर सवाल ये आता है कि आपने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में झुकता है तो शायद आपने इंडेक्स फंड का विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट की रिस्क लेने के लिए तैयार है, जो रिस्क फंड मैनेजमेंट की रिस्क होती है, जो फंड मैनेजर की वजह से आती है, लेकिन वो अगर आपको थोड़ा अल्फा कमा के दे सकता है, अल्फा मतलब इंडेक्स के ऊपर थोड़े ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे सकता है, उसके लिए जो रिस्क बनती है वो रिस्क अगर आप लेने के लिए तैयार है तो आपने एक्टिव फंड का विचार करना चाहिए, अदरवाइज आपने इंडेक्स फंड के ऊपर सोचना चाहिए। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि एक्टिव फंड्स कब आउट परफॉर्म करते हैं और इंडेक्स फंड कब आउट परफॉर्म करते हैं, या इंडेक्स फंड में ज्यादा रिटर्न्स कब मिलते हैं।
तो दोस्तों आमतौर पर जैसा मैंने बताया कि एक्टिव फंड्स ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए बने हुए होते हैं, लेकिन आमतौर पर यह होता है कि जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तब फंड मैनेजर को प्ले अराउंड करने के अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। लेकिन इंडेक्स फंड जब मार्केट बहुत स्मूथ और स्टेडीली चलता है तब इंडेक्स फंड शायद एक्टिव फंड्स को बीट करेंगे, लेकिन मार्केट में जब वोलेटिलिटी बनी रहेगी तब फंड मैनेजर अपने टैक्टिकल कॉल्स की वजह से या अपनी अपॉर्चुनिटिस्टिक बिहेवियर की वजह से हो सकता है आपको ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे। अगले पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं जो है एक्सपेंसेस के बारे में। ऑफ कोर्स मैंने पहले बताया था कि एक्टिव फंड में एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, इंडेक्स फंड में उसके कंपैरिजन में एक्सपेंसेस कम है, क्योंकि यहां पर फंड मैनेजर होता है और यहां पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं होती है। तो अगर मैं एक्टिव फंड की बात करूं तो एक्टिव फंड में जो एक्सपेंसेस है वो करीब करीब 0.75% से लेकर 2% तक हो सकते हैं, लेकिन यही इंडेक्स फंड के अंदर जो एक्सपेंसेस है वो 0.1% से लेकर 0.5% के रेंज में हो सकते हैं। तो आपको अगर ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए कोई हर्ज नहीं है तो आपने एक्टिव फंड का विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आपका नेचर ये है कि मुझे ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं तो आपने इंडेक्स फंड के बारे में सोचना चाहिए। तो फिर आपके लिए फाइनल वर्डिक्ट क्या है, आपने एक्टिव फंड चूज करना चाहिए या पैसिव फंड चूज करना चाहिए? दोस्तों ये डिपेंड है आपके नेचर के ऊपर, आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, और अल्टीमेटली हमें ये सोचना पड़ेगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में ये हो सकता है कि कुछ पैसिव फंड्स हो और कुछ एक्टिव फंड हो, लेकिन अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पोर्टफोलियो का एसेट अलोकेशन अच्छे से मेंटेन हो। लेकिन एसेट अलोकेशन मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि आपको जो चाहिए वो इंडेक्स फंड उस तरह से अवेलेबल ना हो, क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजमेंट की जब बात आती है तब काफी सारे इनोवेटिव फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। जैसे हम लोग अगर हाइब्रिड फंड की बात करें तो हाइब्रिड फंड में कोई इंडेक्स फंड अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर सेक्टरल फंड की हम बात करें तो ऐसे काफी सारे एक्टिवली मैनेज सेक्टरल फंड्स है जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वो पैसिव फंड्स या इंडेक्स फंड में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बहुत ही वैनिला प्रोडक्ट में जाना है, बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंट नहीं करना है और बहुत ही स्टेडी रिटर्न्स आपको चाहिए, तो आपने इंडेक्स फंड के बारे में जरूर सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े एक्सपेरिमेंटल नेचर के हैं, अगर आपको थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, अगर आपको थोड़ा इनोवेटिव पोर्टफोलियो बनाना है, अगर आपको थोड़े ज्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, तो आपने डेफिनेटली एक्टिव फंड के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब आप एक्टिव फंड के बारे में सोचते हो तो ये जरूरी है आपके लिए कि आपका फंड सिलेक्शन जो है वो सही हो। अगर इसके लिए आपको फंड सिलेक्शन के लिए किसी इंटरमीडियरी की जरूरत पड़े, वो इंटरमीडियरी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकता है, उनकी अगर आपको जरूरत पड़े तो आपने उनकी हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज ये एक्टिव फंड सिलेक्शन में आपको अच्छे से मदद कर सकता है। दोस्तों अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि हमें मार्केट के ऊपर पैसा कमाना है, तो उस केस में हमने एक्टिव फंड मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए या एक्टिव मैनेज किए हुए फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपका एम यही है कि मार्केट जितना ही रिटर्न्स कमाना है तो आप इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हो। अल्टीमेटली ये बॉइल डाउन होता है कि आपका नेचर किस तरह से है, आप लॉन्ग टर्म में क्या देख रहे हो, आपको मार्केट से कितने रिटर्न्स कमाने हैं, तो आपका चॉइस इधर एक्टिव फंड्स या पैसिव फंड या मिक्स ऑफ बोथ में जाएगा। दोस्तों इसी तरह के अलग अलग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.